आज का जो सेशन रहेगा ऑब्वियसली सी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज के बारे में। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट अस मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू। आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज फर्स्ट पार्ट 0, इनफाइनाइट, 1 और 10। तो इसमें से आपको क्या काम करना है, चार में से एक आंसर आपको चूज करना है। अब वो आंसर क्या रहेगा फटाफट सोच लीजिएगा। चलिए अब आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर रहेगा बी, जिसमें नॉर्मली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेटल के अंदर वो रहता है आपका इनफाइनाइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज infinite. So here the dielectric constant of metal is infinite as the net electric field inside the metal is 0. नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक जो है मतलब मेटल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका 0 रह जाएगा, मतलब इन्फिनिट रह जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या है 0 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेनिन इज ए पार्ट नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बी पार्ट इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस रैपिडली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो नॉर्मली यहां पर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन शो करने का काम करना है। ओके, फटाफट से एक बार आंसर सोच लीजिए, आंसर है क्या। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेनिन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ और इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो नॉर्मली क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नेनिन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एलॉयज की खास बात क्या है, द एटम्स आर अरेंज्ड in a disorderly fashion and hence they have higher resistivity. Normally alloys की जो resistivity है वो high होती है, क्योंकि इसके अंदर जो atoms का जो arrangement है वो आप कह सकते हैं disorderly होता है। Okay? Before going to the third question, please ज़्यादा से ज़्यादा like, share और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब हम चलते हैं थर्ड पर। In the series combination of 2 or more than 2 resistance, यानी अगर आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो उस केसेस में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, द वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, नाइदर करंट नॉर वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बट करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस आर सेम। यानी फर्स्ट है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, यानी क्या करंट सेम रहेगा जब आप रेजिस्टेंस को क्या काम करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, या वोल्टेज सेम रहेगा। नाइदर करंट नॉर वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, यानी ना ही करंट ना वोल्टेज, ठीक है, सेम रहेगा। बोथ करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस आर सेम। ठीक है, एक बार फटाफट सोच लीजिए। ठीक है, आंसर है क्या इसका। आंसर है इसका ए, मींस ये आपका जो करंट है वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है। ओके, अब हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग लूप, या आप इसे कॉइल भी कह सकते हैं, जो कि आपने क्या काम किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी इसमें जो टॉर्क लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट है एरिया ऑफ लूप, वैल्यू ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट सोच लो है क्या। हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ऑब्वियसली सी बात है, जो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। अब डी क्यों रहेगा, नन ऑफ दीज, वो देख लेते हैं। क्योंकि जो टॉर्क है वो आपका NBIA sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला है टॉर्क का, जब आप क्या काम करते हैं, एक कॉइल को आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में। जो टॉर्क है वो इन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता ही करता है, और जो अपने आंसर में था ही। ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि भाई किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एन पे नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, ए एरिया ऑफ लूप, और थीटा यहाँ पे क्या है, आपका एंगल है। ठीक है, अब ये किन किन के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो देखते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ लूप।
ओके, बेशक वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो या फिर ट्रायंगुलर हो। ठीक है, तो साफ सी बात यहाँ पर ये है कि टॉर्क आपका शेप ऑफ लूप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द फिफ्थ वन। द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिक। ओके, सो अर्थ क्या काम कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, फ्रॉम ज्योग्राफिक। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें से चारों में से आपको क्या काम करना है, सही, ठीक है, टिक मार्क करना है कि क्या हो सकता है। तो फटाफट सोच लीजिए। सो यहाँ पर जो आंसर आपका बी रहेगा वो रहेगा आपका साउथ टू नॉर्थ। सो कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके सीरीज में लगे हुए हैं। द करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूएंट द करंट। ठीक है, सो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास आउट करने का काम करेंगे। ओनली रेजिस्टर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ओनली इंडक्टर। ओके, सो चारों में से एक फटाफट आप सोच लीजिए, हो सकते क्या कौन सा आपका आंसर सही हो सकता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द आंसर। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। आंसर सी रहेगा जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रिएक्टेंस ऑफ सर्किट है मस्ट बी डिक्रीज्ड एज इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो वन एलिमेंट दैट मस्ट बी कनेक्टेड इज कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है कहीं ना कहीं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज होगा तो करंट बढ़ेगा। सो XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी या 2 पाई FC। FC यानी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस XC डिक्रीजेस। ठीक है, सो हेंस करंट इन अ सर्किट इंक्रीजेस। सो ऑप्शन में, ठीक है, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ओके, so let us move towards another question. Which of the following has or have zero average value in a plane electromagnetic wave? So first है both magnetic and electric fields, electric field only, magnetic field only, या फिर none of these. Okay, so फटाफट सोच लो। So इसका आंसर आपका A रहेगा। A इसलिए रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सिनुसॉइडल नेचर इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एज वी नो द एवरेज वैल्यू ऑफ सिनुसॉइडल वेव इज जीरो। सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव एवरेज वैल्यू जीरो। ओके, सो इनका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, आपका जीरो होता है। ओके, come to the next part, that is for which, so let us start with the 8th question. For which of the following the stopping potential is maximum? So यहाँ पे मैक्सिमम किस कंडीशन में हो सकता है, ब्लू, येलो, वायलेट या रेड के लिए। फटाफट सोच लो एक बार। सो अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आंसर रहेगा आपका सी। क्यों, क्योंकि वायलेट कलर जो है उसका मिनिमम वेवलेंथ होता है और मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो ऑब्वियसली सी बात है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। किसके लिए, वायलेट कलर के लिए। सो कम टू द 9th क्वेश्चन हियर। अब आपके पास यहाँ पे बेरिलियम दिया हुआ है, एक हीलियम दिया हुआ है, रिएक्शन हो रहा है कार्बन। ठीक है, अब बेरिलियम का मास नंबर 9, एटॉमिक नंबर 4, हीलियम का मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। सो रिएक्शन करने के बाद कार्बन विद मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर X प्लस 1 NO यानी न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो X की वैल्यू बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो आपने क्या काम करना है, जो रिएक्टेंट्स है इसका मास फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 13। ओके, अब रिएक्टेंट का मास देख लेते हैं, 12 प्लस 1 13। अब एटॉमिक नंबर पे चलते हैं, 4 and 2 6। यहां पर 0 है तो ऑब्वियसली सी बात है x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, सो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, C रहेगा, 6। So come to the next question, that is which of the following electromagnetic radiation has the largest wavelength? So largest wavelength किसकी ज्यादा हो सकती है, एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स। ठीक है, सो फटाफट से आंसर सोच लो क्या हो सकता है।
आगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे एंड गामा रेज, ये सारे के सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रखे गए हैं जो डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो यानी इंक्रीज्ड वेवलेंथ रेडियो वेव्स है और डिक्रीज्ड वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की है। ठीक है, सो रेडियो वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और जो गामा रेज है, ठीक है, एज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ तक आप लोग कुल मिला के आपने 10 MCQs किए हैं। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक, एंड फाइनली, ठीक है, हैव अ नाइस डे।